ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे। आपसे बात हो रही थी बॉटनी पार्ट के बारे में। आपसे बात हो रही थी बॉटनी में। आपसे मजीद बात करने जा रहा हूँ। ट्रांसपरेशन के बारे में आपसे बात हो रही थी। ट्रांसपरेशन के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए थे। पहला स्टेप कहलाता है आपके पास वेपरेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है डिफ्यूजन। और जब सेल्स वाटर डिप्राइव हो जाते हैं तो वो एक सेल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरह करते करते एक सकिंग फोर्स ट्रांसफर होती है जाइलम ऑफ लीफ और जाइलम ऑफ स्टेम में, कि वो आपके पास पानी सक करता है, नीचे से पानी ऊपर आ जाता है। तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपरेशन पुल। तो ट्रांसपरेशन की वजह से ट्रांसपरेशन पुल कॉज होता है। अब उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपरेशन के बारे में। पौधे के अंदर तीन तरह की ट्रांसपरेशन होती है, स्टोमेटल, लेंटिक्यूलर और क्यूटिकुलर। 99% जो ट्रांसपरेशन पौधे के अंदर होती है वो होती है स्टोमेटल। बहुत थोड़ी सी होती है, 1 to 2% आपके पास क्यूटिकुलर है, और उससे भी कम होती है लेंटिक्यूलर। लेंटी सेल्स सुराख को कहते हैं, तो स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। अगर उन ओपनिंग से वाटर लॉस होता है तो उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन का नाम देते हैं। लीफ की सरफेस पे क्यूटिकल मौजूद होती है। अगर क्यूटिकल पे कहीं पे क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है, अगर क्यूटिकल पे कहीं पे क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं तो वाटर और सॉल्ट जो है उसका लॉस प्रमोट होता है। ठीक है, वाटर और सॉल्ट जो है उसका लॉस प्रमोट होता है। तो इसको ट्रांसपरेशन को नाम देंगे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन। चलें, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपरेशन देख लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपरेशन जो है उनमें एक फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर। आप सबको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपरेशन बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the transpiration, but at very high temperature, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इट इनहिबिट्स, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो है ट्रांसपरेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपरेशन जो है वो रोक दी जाती है। पौधे के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन कहलाता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, पौधे के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन कहलाता है एब्सिसिक एसिड। तो जब ये हार्मोन रिलीज होगा एब्सिसिक एसिड, तो इससे क्या होगा आपके पास, जब एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा उससे क्या होगा, ट्रांसपरेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, दिस इनहिबिट्स ट्रांसपायरेशन। चलें,
तो टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपिरेशन बढ़ती है, बट हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन इनहिबिट हो जाती है विद द रिलीज ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा के लेवल पे पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, तो पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाती है तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इनहिबिट हो जाती है। चलिए टेम्परेचर की बात आई है, अगला फैक्टर है आपके पास लाइट। लाइट जो है वो असर करती है इंटेंसिटी के हवाले से, और इसके अलावा लाइट अफेक्ट करती है ड्यूरेशन के हवाले से। हाई इंटेंसिटी लाइट जो है, हाई इंटेंसिटी लाइट जो है वो ट्रांसपिरेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी लाइट प्रमोट्स ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा दिन के वक्त में लाइट होती है तो आपके पास स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। रात के वक्त स्टोमेटा बंद होते हैं, तो इसलिए आपके पास ट्रांसपिरेशन को जो है प्रमोट करेगा। तीसरी चीज है आपके पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को डिफाइन करते हैं वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है, वाटर वेपर्स इन एयर। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा ट्रांसपिरेशन जो है वो आपके पास इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन क्या होगी, ट्रांसपिरेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। चलें, चौथा फैक्टर है आपके पास विंड। जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी, फर्ज करेंगे आपके पास लीफ की सरफेस है, यहाँ स्टोमेटा मौजूद है, यहाँ वेपर्स मौजूद हैं बाहर की तरफ, हवा इसको उड़ा के ले जाएगी, तो अब अंदर से वेपर्स बाहर, वेपर्स और आएंगे, फिर हवा उड़ा के ले जाएगी। तो अगर तेज हवा चलेगी तो ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। अगर विंड तेज हवा चलेगी तो दिस इंक्रीजेस व्हाट, दिस प्रमोट्स द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अगर तेज हवा चलेगी तो ये क्या प्रमोट करेगी, ये ट्रांसपिरेशन को जो है, ये ट्रांसपिरेशन को जो है ये प्रमोट करेगी, ठीक है। तेज हवा चलेगी, ट्रांसपिरेशन को प्रमोट करेगी। चलें, इसके अलावा आपके पास पांचवा फैक्टर है अवेलेबल सॉइल वाटर। जितना ज्यादा पानी अवेलेबल होगा, ठीक है, अवेलेबल सॉइल वाटर, जितना ज्यादा आपके पास पानी अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा आपके पास सॉइल वाटर अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी अवेलेबल सॉइल वाटर से। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है हाइड्रोफाइट्स के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है हाइड्रोफाइट्स के अंदर, क्योंकि उनमें आपके पास पानी जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा पानी अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, ठीक है। चले, तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। आपने शायद सुन रखा है कि ज़ेरोफाइट्स के अंदर जो है वो संकीर्ण स्टोमेटा मौजूद होते हैं, संकीर्ण स्टोमेटा विद हेयर्स होते हैं। तो वो जो संकीर्ण स्टोमेटा होते हैं उनका काम करने का तरीकेकार ये है कि वो जो स्पेस होती है
तो जो संकीर्ण स्पेस होती है वो उसके अंदर वेपर जमा करके रख लेते। जब संकीर्ण स्पेस के अंदर ये वाटर वेपर जमा करके रख लेते हैं तो अब अंदर से वेपर्स, तो होता क्या है कि अंदर से जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं आते, डिफ्यूजन ग्रेडियंट ही नहीं बनता। जब डिफ्यूजन ग्रेडियंट ही नहीं बनता तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट ना बनने की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट ना बनने की वजह से आपके पास ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर रिड्यूस हो जाती है। चलें, इसके अलावा मैंने आपको कल गटेशन भी रिवाइज करा दिया था कि पत्ते के ऊपर वाली सरफेस पे हाइड्राथोर्स होते हैं, HYDATHODES हाइड्राथोर्स होते हैं। हाइड्राथोर्स छोटे छोटे सुराख को कहते हैं जो ऊपर वाली सरफेस पे होते हैं, मुसलसल खुले रहते हैं। अगर उनसे वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में लॉस्ट हो तो उसको हम गटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइड्राथोर्स ऑफ लीव्स कॉल्ड, ठीक है, हाइड्राथोर्स ऑफ लीव्स से अगर वाटर लॉस होगा तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे गटेशन। और ट्रांसपिरेशन में सॉल्ट्स का लॉस नहीं होता लेकिन गटेशन के अंदर सॉल्ट्स का लॉस होता है। और गटेशन मेनली रात के वक्त होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि पत्ते की सरफेस पे जो पानी मौजूद है रात के टाइम पे वो शबनम के कतरे हैं, तो मे बी कि वो शबनम के ड्रॉप्स हों, लेकिन इट कैन बी बिकॉज ऑफ गटेशन। ठीक है, पत्ते की सरफेस पे जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं दे मे बी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गटेशन इन प्लांट्स। चलें, इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉल्ट बाय रूट का ये पाथवेज बताने जा रहा हूँ। 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर आपको इसको नोट करना है तो कर लें। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके पास ट्रांसपिरेशन पे असर अंदाज होते हैं। मैंने आपसे कहा सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है हाइड्रोफाइट्स के अंदर। वो पौधे जो पानी में रहते हैं उनके पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें से मुतादद ऐसे हैं जिसमें क्यूटिकल मौजूद नहीं होते, और मुतादद ऐसे हैं जिसमें आपके पास स्टोमेटा बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हाइड्रोफाइट्स के अंदर होती है। करें, इसको नोट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर विंड का फैक्टर मुझे समझ नहीं आया, एक बार अगेन रिपीट कर दें। और एक बात और पूछनी थी सर, गार्ड सेल वो सेल होते हैं जो स्टोमेटा की एपिडर्मल लेयर पर मौजूद होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। आई एम राइट? जी हाँ, गार्ड सेल्स के दरमियान, दोनों गार्ड सेल्स के दरमियान ही उसको स्टोमेटा का। और जो हवा वाला फैक्टर आपने पूछा है, यस सर। स्टोमेटा के बाहर वाटर वेपर्स कम या ज्यादा होते रहते हैं। अगर बाहर वेपर्स कम होते हैं, ठीक है, अगर बाहर यस सर। वेपर्स तो अंदर से वेपर्स बाहर आते हैं। अब हवा क्या करती है, हवा बाहर वाले वेपर्स को उड़ा के ले जाती है। जब हवा बाहर वाले वेपर्स को उड़ा के ले जाती है तो अब अंदर वेपर्स ज्यादा हैं, बाहर कम हो गए, तो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बनता है, अब अंदर से वेपर्स बाहर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हवा फिर उड़ा के ले गई, फिर अंदर के वेपर्स बाहर आ गए क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे बन जाता है। ओके, अंडरस्टूड। बनने की वजह से आपके पास हवा का फैक्टर है कि हवा बढ़ने से ट्रांसपिरेशन, तो मैंने आपके ऊपर संकीर्ण स्टोमेटा बताया है। अगर आपने इसको गौर से सुना है, आपकी बात करने में आपके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस बहुत है, शायद इसलिए आप बेहतर एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही। मौजूद होती है संकीर्ण स्टोमेटा, मैंने ये बनाए हैं, ये देखें, ये वेपर यहाँ पे जमा कर ले रात के टाइम। जब सुबह स्टोमेटा खुलते हैं ये वाले, तो अंदर के वेपर बाहर आते हैं क्योंकि यहाँ पे वेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब अंदर के वेपर बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि इस जगह पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा है। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर शायद आपने ये एडॉप्टेशन पढ़ी हो, संकीर्ण स्टोमेटा आपके पास वाटर वेपर्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं अपनी फ्री स्पेस के अंदर रात के टाइम। यस सर। पूछें और कोई सवाल? नो सर, आई अंडरस्टैंड।
अगले टॉपिक पे जाने से पहले आप सारे लोग अपने जहन में रिकॉल कर लें कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, सेलुलर पाथवे क्या होता है। और चौथा सवाल मेरा ये है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर मौजूद होती है वो कौन सी लेयर में मौजूद होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर जो है वो आपके पास वो कौन सी आपके पास जो है सेल्स के अंदर मौजूद होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर। चलें, इसके बाद आइए, उम्मीद है कि आपने अपने जहन में रिकॉल कर लिया होगा। लेकिन यहां से पानी, रूट ईयर से पानी अंदर जाइलम तक कैसे जाएगा, इसके लिए आपने 3 पाथवेज पढ़ने हैं या पढ़े थे आपने, ऑलरेडी पढ़े होंगे। इसमें से एक पाथवे आपके पास कहलाता है एपोप्लास्टिक पाथ। एपोप्लास्टिक पाथवे किसे कहते हैं? वो पानी जो वॉल टू वॉल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो पानी जो वॉल में जज्ब होता है और फिर वॉल टू वॉल ट्रांसफर होता है, उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं
एपोप्लास्टिक पाथवे। अब देखिए ये आपके पास न्यूक्लियर सेल में गया, फिर वॉल में, इस तरह होते होते ये फाइनली कहां पहुंच गया? ये फाइनली आपके पास पहुंच गया एंडोडर्मिस। ठीक है, ये फाइनली पहुंच गया एंडोडर्मिस में। इसको हम नाम दे रहे हैं आपके पास एपोप्लास्टिक पाथ। दूसरा पाथवे जो यहां पे फॉलो होता है वो कहलाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, दूसरा पाथवे जो यहां पे फॉलो होता है वो कहलाता है सिम्प्लास्टिक पाथ। सिम्प्लास्टिक पाथ में क्या होता है कि आपके पास सेल्स मौजूद हैं, सेल्स के दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मौजूद होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अगर तो प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के जरिए वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं दैट दिस इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे। और तीसरा पाथवे जो आपके पास है वो आपके पास है सेल्यूलर पाथवे। ठीक है, तीसरा पाथवे जो आपके पास है वो आपके पास है सेल्यूलर पाथवे। सेलुलर पाथवे में क्या होता है? सेलुलर पाथवे में ये आपके पास सेल्स मौजूद हैं, वो सारी दीवारें क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, सेल वॉल क्रॉस करेगा, स्पेस में आएगा, सेल वॉल क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर साइटोप्लाज्म में आएगा। अगर वो सारी दीवारें क्रॉस करके इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट शो करता है तो ये पाथवे कहलाता है आपके पास सेल्यूलर पाथवे। इन तीनों पाथवेज के जरिए जो पानी अंदर जाता है वो एंडोडर्मिस तक जाता है। फिर एंडोडर्मिस में एक लेयर मौजूद होती है जो कहलाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर, जो एपोप्लास्टिक पाथवे को रोक देती है, लेकिन सेलुलर और सिम्प्लास्टिक पाथवे से जो पानी आता है पीछे से उसको आगे जाने देती है। ध्यान में आएगा सिर्फ एपोप्लास्टिक पाथवे होता ही क्यों है? देखिए, एपोप्लास्टिक पाथवे के जरिए जो पानी अंदर आता है अब वो सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा और अब सेल के अंदर से आगे जाएगा, यानी कि वो सिम्प्लास्टिक और सेलुलर पाथवे के जरिए जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर एपोप्लास्टिक पाथवे जो है उसको ब्लॉक कर देगा। ये देखिए, ये आपके पास एक एंडोडर्मिस का सेल है। ठीक है, ये एंडोडर्मिस का सेल है और एंडोडर्मिस का ये जो सेल आपको नजर आ रहा है इसकी दीवार में आपको क्या मिलेगा? इसकी दीवार में आपको मिलेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर। ठीक है, इसकी दीवार में आपको मिलेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर। वो पानी जो वॉल टू वॉल आता है, ठीक है, वो पानी जो वॉल टू वॉल आता है वो आपके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर रोक देती है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर जो है ये बनी हुई होती है सुबरिन की। ठीक है, दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर इज मेड अप ऑफ सुबरिन, SUBERIN। सुबरिन की बनी होती है। ठीक है, ये सुबरिन मटेरियल की मैटर की बनी होती है और अब पानी आगे जाएगा तो जाएगा आपके पास सिम्प्लास्टिक या सेलुलर पाथवे के जरिए और फिर वो जाइलम तक पानी चला जाता है। ठीक है, जाइलम ऑफ रूट कनेक्टेड होती है जाइलम ऑफ स्टेम के साथ, जाइलम ऑफ स्टेम कनेक्टेड होता है जाइलम ऑफ लीव्स के साथ। फिर अब उसके बाद जो पानी आगे जाएगा वो इसी रास्ते से जाएगा।
ठीक है, चलें कर लें, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करूंगा एसेंट ऑफ सैप के बारे में। अच्छा, ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। एसेंट ऑफ सैप के अंदर मैंने आपको ट्रांसपिरेशन तो कुल तो एक बता दिया है। अगर मैं यहाँ पे आपको रूट प्रेशर भी बता दूं, अगर मैं आपको रूट प्रेशर भी बता दूं, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको एसेंट ऑफ सैप के अंदर जो रूट प्रेशर बताना रह जाएगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। रूट प्रेशर के लिए बहुत सारी थ्योरीज बेटा पहले पेश की गई हैं। कोई पहले ये कहता था, ठीक है, कोई पहले ये कहता था कि ये जो आपको रूट के जो कॉर्टिकल सेल्स नजर आ रहे हैं, इनमें एक वाइब्रेटरी या पल्सेटाइल मूवमेंट देखी गई है, जो एक प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से रूट प्रेशर जनरेट होता है। बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई, आखिरकार एक थ्योरी एक्सेप्टेबल हुई। मैं सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, फिर बोर्ड की तरफ जाऊंगा। देयर इज एक्टिव accumulation of ions in xylem of roots which is responsible for generation of the root pressure। यानी कि रूट्स की जो जाइलम है उसके अंदर एक्टिवली सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है। जब जाइलम ऑफ रूट के अंदर सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जब जाइलम ऑफ रूट्स के अंदर एक्टिवली सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट किया जाएगा, इससे क्या होगा, आपके पास उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। जब उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा तो बाहर से पानी खुद ब खुद आएगा, और पानी को कोई और जगह नहीं मिलेगी, तो पानी जो है वो आपके पास राइज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास जाइलम मौजूद है। कहा ही जाता है कि जाइलम या इसके आसपास जो जाइलम के सेल्स हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इसमें सॉल्ट्स को डाल देते हैं। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो इसके अंदर सॉल्ट्स को डाल देंगे, तो इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट्स को डालने की वजह से इसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। जब इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है तो वहां से पानी खुद ब खुद खिंचता हुआ आ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, रूट प्रेशर जनरेट होता है। एक पौधा जिसकी हाइट है 6.3 मीटर, तो रूट प्रेशर की इफेक्टिवनेस सिर्फ 6 से 7 मीटर के दरमियान होती है। लेकिन अगर एक 150 मीटर लंबा दरख्त है तो उसमें जो मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि पानी को नीचे से ऊपर लेके जाएगी, वो आपके पास ट्रांसपिरेशन फोर्स है। ठीक है, चलें, इसके बाद आइए एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन पहले बता रहा हूं आपको। उम्मीद है आपने ये बोर्ड पे जो चीजें नोट कर ली हूँ। 1 मिनट और दे रहा हूं अगर कुछ नोट करने से रह गया। रूट प्रेशर के लिए मैंने कहा देयर इज एक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस इन जाइलम ऑफ रूट that is responsible for the generation of root pressure।
चले एसेंट ऑफ स्टेप की बात करने जा रहा हूं आपसे। एसेंट ऑफ स्टेप को डिफाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स from roots to the upper part of plant called ascent of soil। आपको मैंने ट्रांसपिरेशन पुल बता दिया है। ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जिस तरह एक स्ट्रॉ से हम कोई लिक्विड ऊपर खींच लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो जाइलम ऑफ रूट स्टेम लीव्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं, पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। अब उसके ऊपर आने में कैपिलरी एक्शन का रोल है, पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोएसिव फोर्सेस होती हैं उसका रोल है, रूट प्रेशर का रोल है। और पानी क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। एसेंट ऑफ स्टेप क्यों जरूरी है? एसेंट ऑफ स्टेप इसलिए जरूरी है कि अगर पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी है वो कैसे आएगा? ठीक है, तो बगैर उसके आपके पास पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो। ठीक है, बगैर उसके जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास फुलफिल नहीं हो। तो वाटर रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट में आप चलें, ट्रांसपिरेशन पुल बता दिया, रूट प्रेशर बता दिया। अच्छा, अब इसके अंदर जाइलम वाली बातें याद रख लें कि जाइलम की दो मेन टाइप्स उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, एक जाइलम वेसल्स हैं और एक जाइलम ट्रैकीड्स। जाइलम वेसल्स जो है वो प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म ग्रुप कहलाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें आपको रोल मिलेगा किसका? ट्रैकीड्स का। ट्रैकीड्स उनमें जो है वो वाइटल रोल प्ले करते। ये देखिए, ये आपके पास वेसल्स टाइप ऑफ जाइलम है। ठीक है, ये वेसल्स टाइप ऑफ जाइलम है, ये ट्रैकीड्स टाइप ऑफ जाइलम। अगर इसका सुराख बिल्कुल सिंगल पीस में है तो हम इसको नाम देते हैं सिंपल पिट। और अगर इसके अंदर डिवीजन हुई थी तो उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड पिट। ठीक है, अगर तो ये बिल्कुल सुराख पूरा एक है तो ये सिंपल पिट कहलाएगा। अगर इसमें डिवीजन हुई भी है तो ये कहलाएगा कंपाउंड पिट। और अगर आप नर्व लिखा हुआ देखें इसके अंदर साइडों में सुराख है तो बॉर्डर पिट्स जो होते हैं वो यहाँ वॉल में मौजूद होते हैं। जब आप बॉटनी की कोई बड़ी किताब खोलेंगे तो उसमें आपको बॉर्डर पिट्स का बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो आपकी किताब में नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपके पास लेबलिंग की गई है, लेकिन इसकी भी बड़ी गहराई है कि बॉर्डर पिट्स कहते हैं तो एक्चुअली किसको कहते हैं। एडिसिव फोर्सेस यानी कि पानी और वॉल्स जाइलम की जो दीवार है उसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो,
पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्सेस हैं यानी कोहेसिव फोर्सेस, इसके अलावा आपके पास जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल है कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर चला जाए। ठीक है। एसेंट ऑफ सैप, देखें ट्रांसपोर्टेशन दो तरह की है, एक एसेंट ऑफ सैप है और दूसरी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है आपके पास ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दूसरी तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहलाती है ट्रांसलोकेशन। एसेंट ऑफ सैप में वाटर और सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट होती है और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, प्रिपेयर्ड फूड जो है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक रीजन थ्रू फ्लोएम। प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्ट कहां से कहां, सोर्स से लेके सिंक रीजन तक। ठीक है, सोर्स से लेके सिंक रीजन तक क्या कहलाती है, कहलाती है आपके पास ट्रांसलोकेशन। तो इसके बाद आपने उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है आपके पास प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्ट में, इतना नोट करें आप लोग। और जो नोट कर चुके हैं वो अपने जहन में जरा रिकॉल करें। आपको मैं ये भी टाइम दे रहा हूँ कि आपने उसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग का मैकेनिज्म पढ़ रखा है। सबसे पहले मेरे बताने से पहले उसको रिकॉल किया करें। आपने चीज पढ़ी हुई है, वो टॉपिक आपका खराब हो जाता है अगर मैं डायरेक्टली बगैर रिकॉल कराए आपको बता दूं तो वो टॉपिक समझ लेंगे खराब हो जाता है वो। और याद रखिए कि ये क्वेश्चंस आते हैं खासतौर पे फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास।
ठीक है, आपसे बात करने जा रहा हूं ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन में बेटा सबसे पहले सुन लीजिए कि एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आपको दोबारा से ये लीव का स्ट्रक्चर देखना होगा। देखिए होता यह है कि पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज भी प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ वो फ्रक्टोज भी प्रिपेयर करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलके बना लेते हैं सक्रोज। यानी अब ये जो आपको मीजोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको मीजोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं, ये मीजोफिल सेल जो है ये आपके पास सक्रोज जब बना लेते हैं तो ये पानी को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये पानी को अट्रैक्ट करते हैं तो पानी को अट्रैक्ट करने की वजह से, ठीक है, पानी को अट्रैक्ट करने की वजह से अब वो सक्रोज सॉल्यूशन बन जाता है। वो सक्रोज सॉल्यूशन वॉल टू वॉल होता हुआ, वो सक्रोज सॉल्यूशन यानी एपोप्लास्टिक पाथवे के जरिए होता हुआ नियर बाय कहां आ जाता है, नियर बाय कंपेनियन सेल तक आ जाता है। दिस इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल तक आ जाता है। जब ये सक्रोज के मॉलिक्यूल्स कंपेनियन सेल तक आ जाते हैं, ये देखिए ये मौजूद है सीव ट्यूब, ये मौजूद है कंपेनियन सेल और ये मौजूद है आपके पास जाइलम। ठीक है, ये मौजूद है आपके पास जाइलम। अब जब ये सक्रोज आपके पास कंपेनियन सेल तक आ जाता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सक्रोज को डाल देता है, किसके अंदर, सक्रोज को डाल देता है सीव ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, सक्रोज को डाल देता है सीव ट्यूब्स के अंदर। जब सीव ट्यूब के अंदर वो आपके पास सक्रोज को डाल देता है, ठीक है, सक्रोज आ गया आपके पास सीव ट्यूब सेल्स के अंदर। अब ये सक्रोज आपके पास जब यहाँ पे आ गया तो उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, यहाँ जाइलम से पानी ऊपर आ रहा है, वो पानी अट्रैक्ट होकर इधर आ जाता है। जब वो पानी अट्रैक्ट होकर सीव ट्यूब तक आ जाता है तो अब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं इनका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, सीव ट्यूब्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अब ये सक्रोज सॉल्यूशन जो है वो यहाँ जो सुराख आपको नजर आ रहे हैं यहां से होते हुए ये सक्रोज सॉल्यूशन जो है वो आपके पास यहां से दूर कहीं ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास दूसरे कंपेनियन सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये दूसरे कंपेनियन सेल्स मौजूद हैं। जब सक्रोज यहाँ पे आएगा सक्रोज सॉल्यूशन तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कहां चला जाएगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपेनियन सेल्स में चला जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जब वो कंपेनियन सेल्स में चला जाएगा तो यहां से पानी वापस चला जाएगा जाइलम के अंदर। अच्छा, ये जो आपको ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इसकी वजह से फ्लोएम लोडिंग होती है और यहां से लेके यहां तक
ये जो आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है ये कहलाती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास फ्लोएम अनलोडिंग होती है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में फ्लोएम अनलोडिंग होती है। ठीक है, तो वन इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड द अदर इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। जिस जगह के ऊपर प्रेशर बढ़ा था, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये सक्रोज सॉल्यूशन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ध्यान में रखिए कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी यहां से भी निकल के सेफ ट्यूब से ये सक्रोज सॉल्यूशन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इस तरह से आपके पास ये सक्रोज जो है इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, अब इसके बारे में बहुत सारे एतराजात थे कि वाकई में ये मैकेनिज्म सही है कि नहीं। तो इसके लिए एक छोटे से सेटअप की मैं आपसे बात करूंगा कि फिर साइंटिस्ट ने उस सेटअप को डिजाइन किया। ठीक है, साइंटिस्ट ने फिर उस सेटअप को डिजाइन किया और उस सेटअप को डिजाइन करने के बाद, ठीक है, साइंटिस्ट ने उस सेटअप को डिजाइन किया और सेटअप को डिजाइन करने के बाद आखिरकार ट्रांसलोकेशन का ये जो प्रोपोज मैकेनिज्म है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वाला, फिर आखिरकार उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि हाँ इस तरीके से ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो आप ये नोट करें, फिर उसके बाद मैं वो डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, दोनों बीकर्स के अंदर पानी मौजूद है और ये बेस में आपस से कनेक्टेड है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों जगह। ठीक है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला रीजन है इसमें इन्होंने डाला सक्रोज। लेकिन यहां पे इन्होंने डाला सक्रोज। जब सक्रोज यहां पे इन्होंने डाला है तो यहां पे सक्रोज के डालने की वजह से क्या हुआ, सक्रोज के डालने की वजह से यहां से पानी खिंचा और इसके अंदर आ गया। जब सक्रोज यहां डाला, पानी इसमें खींचा, पानी इसके अंदर आ गया, तो पानी को जगह नहीं मिली, पानी यहां राइज हो गया। इस सक्रोज सॉल्यूशन आपके पास यहां पे राइज हो गया और इधर आ गया। अब जब यहां पर आ गया तो यहां पे एक फिल्टर मौजूद था, उसे सक्रोज को अलग कर लिया। जब सक्रोज को अलग कर लिया तो पानी वापस चला गया। अब पानी वापस चला गया तो पानी जो यहाँ पे गया था, यहाँ पे पानी कम हो गया था, इस बीकर से आ गया। तो ये पूरी साइकिल आपके पास कंटिन्यू हो। आपसे जो सवाल पूछा जाता है कि ये वाली ट्यूब किसके तौर पे काम करती है, तो ये फ्लोएम के तौर पे काम करती है। यहाँ पे सिर्फ पानी जा रहा है तो ये जाइलम के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, आपसे ये खास तौर पे पूछा जाता है, सेटअप पे सवाल आता है आपके पास। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है।
एक दफा मैं फिर से बता दूंगा ताकि आपको ये चीज पक्की हो जाए। आप पहले ड्राइंग बना लें इसकी। आपकी किताब में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ सेटअप का, लेकिन डायग्राम जरूर बनी हुई है। जो फर्स्ट ईयर की किताब है उसके अंदर डायग्राम जरूर बनी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। दोनों बीकर्स के अंदर सबसे पहले सुन लें प्योर वाटर। एक तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जहां पे मौजूद, हमने वहां पे सक्रोज जहां लिखा हुआ हेडिंग में मैंने सक्रोज डाला। जब सक्रोज इसके अंदर डाला तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सक्रोज यहां नहीं आ सकता। हाँ, पानी जरूर खींच ले। जब पानी यहाँ पे खींच लेगा, सक्रोज या सक्रोज सोल्यूशन आप यहाँ डालेंगे, पानी खींच जाएगा। अब पानी खींचेगा तो क्या होगा, पानी खींचने की वजह से अब आपके पास जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी तो सक्रोज सोल्यूशन यहाँ पे राइज। अब जब सक्रोज सोल्यूशन यहाँ पे राइज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने सक्रोज अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने सक्रोज है वो अलग से हासिल कर लिया, फिल्टर कर लिया, पानी वापस चला जाएगा। पानी मुसलसल इस तरीके से रन करेगा। So that's how this setup works। इस तरीके से आपके पास ये सेटअप जो है ये काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये सेटअप जो है ये काम करता है। पढ़ के आइए, ठीक है। उसको टाइम दीजिए, टॉपिक को टाइम दीजिए। चलिए बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।